नदियों की पवित्रता से ही जो मनुष्यता की वैतरणी है वही भारतीयता है और वही भारत का इतिहास है, वही साहित्य निर्माण की आधारशिला है। आज हमारे बीच में जो शख्सियत गुफ्तगू के लिए आए हैं वो उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी परमानेंट गवर्नमेंट है उसमें जो क्रिएटिविटी की एक धारा है, जो श्रीलाल शुक्ला की रचना राग दरबारी के रूप में पूरा हिंदी समाज जानता है, आपने एक सीरीज शुरू किया है क्रिएटिव ब्यूरोक्रेसी से डायलॉग का। कल का दिन यही समय था, हमने संवाद किया हरियाणा काडर के आईएएस आदरणीय श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी से, और हमने देखा कि उन्होंने जो कल अपील की थी कि उन्होंने एक स्वयं से व्रत लिया था कि वो नशा नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, और उस व्रत की वजह से उनके जीवन में जो पूंजी का संचय हुआ उस पूंजी का इस्तेमाल उन्होंने किताबें खरीदने में किया, और उन्होंने ये देखा कि अपनी जनरेशन से कैसे वो विशिष्ट होते गए, अलग होते गए, और आज पर्यटन और संस्कृति प्रमुख सचिव की हैसियत से आजमगढ़, मथुरा, जितने हमारे जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, दो नाम मैंने केवल गिनती के लिए लिया, उसमें लखनऊ है, उन सभी शहरों का एक म्यूजियम हो, उन सभी शहरों में डिस्ट्रिक्ट कल्चरल कॉम्प्लेक्स हो, उन सभी शहरों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक पुस्तकालय हो, ताकि जिन किताबों को पढ़ करके आदरणीय श्री पुलकित खरे जी आईएएस की सेवा में आए, वैसे ही भारत के सशक्तिकरण का रास्ता बचपन के सपनों में, बचपन की आंखों में जो तैरता हुआ सपना है वह साकार हो सके, मूर्त हो सके। ऐसी तमाम बिंदुओं को लेकर के जो आज विषय प्रस्तावित किया हरियाणा के नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक जी और उनके साथ प्रबंधक आदरणीय श्री अमित सिंह जी ने, कि आज हम यह बात करेंगे कि जो आज जलवायु परिवर्तन के दौर में नागरिक दायित्व में जो सबसे बड़ी आचार संहिता की बात की जानी चाहिए वह पर्यावरण की आचार संहिता की बात की जानी चाहिए। अनुपम मिश्र की एक किताब है आज भी खड़े हैं तालाब। मेरी मुलाकात आजमगढ़ में जब एक प्रशिक्षु आईएएस के रूप में आदरणीय श्री पुलकित खरे जी का उत्तर प्रदेश की सेवा में आगमन हुआ, तो आदरणीय श्री प्रांजल यादव जी जिलाधिकारी थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो चाहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, आजमगढ़ आपका पैतृक गांव है, तो जो जो आप किताबों के लिए चाहते हैं हम भविष्य के कलेक्टर को आपके जिम्मे कर रहे हैं, और जो आप कहेंगे वो मूर्त होता जाएगा। हमने देखा किताबों की दुनिया आई थी और लेखकों के गांव गांव जाना था, राहुल सांकृत्यायन के गांव, लक्ष्मी नारायण मिश्र के गांव, श्याम नारायण पांडे के गांव, प्रेमचंद के गांव, अपने कैफी आजमी के गांव, अल्लामा शबीर नुमानी के गांव, राही मसूम राजा के गांव, और उन सभी गांवों में कैसे लोग जाने की किताबें उनके लिए आ रही हैं। तो आप हर जगह आप जिलाधिकारी इस साहब से बात करके फिर आप वीडियो तक से बात कर रहे हैं कि जो पंचायत में बजट है उसमें किताबों को रखो। और स्वच्छता अभियान में मुझे याद है आपने कहा कि जब तक मानसिक स्वच्छता नहीं होगी तब तक समाज को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता। तो नदियों की अविरलता को लेकर के, तालाबों के जीर्णोद्धार को लेकर के अनुपम मिश्र की किताब थी आज भी खड़े हैं तालाब। आपने हर पंचायत और हर स्कूल को कंपलसरी किया था, उसमें 2 लाइन है, वो पढ़ करके मैं फिर आपको गुफ्तगू के लिए दावतनामा दूंगा। जो तालाब होते हैं उनके बनाने वालों की इकाई होती है और उनके साथ मिलकर काम करने वालों की दहाई होती है, और तालाब जिंदाबाद रहे उसके लिए जो समूह होता है वह दहाई, सैकड़ा, हजार बनाता है। लेकिन जो नई किस्म की पढ़ाई पढ़ने वाला हमारा समाज बना है वह अचानक आधुनिकता की होड़ में, विकास की रफ्तार में इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को शून्य बना दिया है। हमारी जो विरासत रही है नदियों की पवित्रता की रही है, पानी पंचभूतों में से एक है, जीवन है, जिंदगानी है, और हमने उस पानी को बोतलबंद पानी में तब्दील कर दिया। पानी बाजार का वस्तु नहीं है, पानी अमृत है।
और खास करके जब कुंभ का उत्सव होने जा रहा है तो उस अमृत की ताकत हमें होनी चाहिए कि जितने कुंभ लगते हैं वह नदियों के तीर्थ पर लगाए जाते हैं। तो यह जो हमारी भारतीय परंपरा में पानी के बूंद की अस्मिता का उत्सव कुंभ उत्सव कहलाता है, उसकी दहलीज पर गोमती नदी के किनारे हम बैठ करके जो प्रकृति रक्षा की बात करने जा रहे हैं, उसमें आदरणीय श्री पुलकित खरे जी की माता जी यहाँ बैठी हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं कि हिंदुस्तान की हर माँ को आदरणीय पुलकित खरे जैसा लाल प्राप्त हो, ताकि वह पढ़े, बढ़े और फिर हिंदुस्तान को बढ़ाए। ये जो परिकल्पना हमारे भारत के ज्ञान के मंदिरों से निकली है, उसमें 2011 बैच आपका है और मैं आपके मित्र को हरियाणा में बनाते हुए देखता हूँ, विनय प्रताप जी को। आपके संयोग से बैचमेट ही आजमगढ़ के कलेक्टर के रूप में पहुंचे हैं। तो ये जो एक बैच होता है वह दोस्ती करवाता है, और जो दोस्ती होती है वह बिजनेस की नहीं होती है, वो साथ जीने की होती है। तो कैसे जिया जाए और उसमें साहित्य कैसे सपने दिखाता है। आपने जो किताबों से दोस्ती की, किताबों को पहचाना, किताबों की ताकत को जाना और आप पढ़े, फिर आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हुए 2011 बैच में आते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने किताबों के प्रति ऐसी ललक पैदा की कि आप किताब पढ़ते पढ़ते केवल आईएएस ही नहीं बने, बल्कि किताब लिखने की यात्रा में शामिल हो गए। आदरणीय पुलकित खरे साहब। धन्यवाद राजीव जी। किताबों से जो एक रिश्ता प्रारंभ होता है, मुझे लगता है कि वो जब आप अक्षर को समझते हैं, अक्षरों को जोड़ के आप शब्द बनाना समझते हैं और शब्दों के माध्यम से वाक्य और वाक्यों के भाव समझते हैं, उसी समय से आपका रिश्ता किताबों से जुड़ जाता है। अफसोस ये है कि सामान्यतः किताबों को पाठ्यक्रम से, पाठ्यक्रम को अंकों से और अंकों को परिणाम से जोड़ दिया जाता है। तो अधिकांश घरों में किताबों के प्रति दिलचस्पी या रुचि वहीं समाप्त होने लग जाती है। मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे घर में मेरे माता पिता ने कभी भी किताबों को पाठ्यक्रम से सिर्फ जोड़ के नहीं दिखाया। शुरू से घर में ये माहौल था कि कोई भी पुस्तक मेला हो रहा है, कोई भी आयोजन हो रहा है जहाँ पे भी किताबें हैं, कोई भी बुक स्टोर है, तो वहाँ पे मुझे ले जाया जाता था। और एक इस बात की समझ मेरे अंदर डाली गई कि किताबों के जरिए सिर्फ अंक या कक्षा में अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, बल्कि किताबों के जरिए आप एक नई दुनिया देख सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसको आप सजीव रूप से चाहे ना देख पाएं, एक ऐसे काल को आप देख सकते हैं जिस काल में आप नहीं रहे। लेखकों के माध्यम से आप उनकी बातों के माध्यम से उस सामाजिक आर्थिक परिकल्पना को देख सकते हैं जिसको आपने स्वयं नहीं जिया है। लेकिन ये जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, मुझे लगता है ये बचपन से ही हर बच्चे को इसका सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। और जैसे आपने पूछा तो मेरी माताजी का उसमें बहुत बड़ा रोल था, सबसे बड़ा रोल मैं कहूँगा, क्योंकि कोई माता ही अपने बच्चे को अक्षरों, शब्दों और फिर वाक्यों से जोड़ती है। और साथ ही साथ उन्होंने पुस्तकों से मुझे जोड़ा, केवल पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें। मुझे याद है कि कक्षा 7 या 8 की बात होगी है, और ये 90 के दशक का पहले दूसरा साल होगा। हमारे जनपद में, गाजियाबाद जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, रूसी बुक स्टॉल लगता था उन दिनों, और प्रत्येक वर्ष का एक माह निर्धारित था। उस माह में एक निश्चित स्थान पे रूसी किताबें आती थी और बड़े विस्तार से वो बुक स्टॉल 7-8 दिन वहां रहता था। कक्षा 7 या 8 में मैं रहा हूँगा, और तब से वो ऐसी आदत पड़ी कि हर वर्ष मुझे उसका इंतजार रहता था। जितना इंतजार शायद किसी बच्चे को दिवाली का, होली का रहता है, उसी प्रकार से मुझे इंतजार उस रूसी बुक स्टॉल के आने का रहता था। और वहीं मेरी मुलाकात एंटोन चेकोव से हुई, वहीं मेरी मुलाकात रूसी परिधान से हुई, क्या वहाँ के लोग खाते पीते हैं उससे हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक 7-8 साल के बच्चे को यदि आप विश्व का दर्शन किताबों के जरिए करा पाएं,
तो वहीं से किताबों की एक आदत सी लग जाती है। और फिर किताबों को कभी बोझ ना समझना, उसको सिर्फ पाठ्यक्रम से ना जोड़ना, उसके ज़रिए, उन लेखकों के ज़रिए तमाम नई चीज़ों को समझना, उन्हें ग्रह करना, उनसे सबक लेना। बचपन से ही जैसे मैं बताऊं, महाकाव्य रामायण हो, महाभारत हो, उसकी किताबें हमारे घर में रहती थी, तो उनको समझना, उनको पढ़ना। पंचतंत्र की बात करें, बहुत ही बेहद ही दिलचस्प तरीके से जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं जीवन की, जो मूल्य है जीवन के, वो पंचतंत्र की कहानियों में होते हैं। तो बचपन की मेरी जो यादें हैं वो पंचतंत्र की किताब के साथ भी जुड़ी हुई हैं। जो अपनी माँ के साथ मैं पंचतंत्र की किताब पढ़ता था, उसकी एक कहानी रोज मुझे पढ़ाई जाती थी। तो कुछ इस तरीके से ही किताबों से सिलसिला जुड़ा, और जैसा आपने बताया वो सिलसिला आगे आते हुए फिर पाठ्यक्रम में भी किताबों का अध्ययन रहा, और उसके बाद सिविल सेवा की परीक्षा में भी रहा, और बाद में कुछ लिखने का भी मौका मिला, और आगे भी लिखने की वो यात्रा अभी जारी भी है। तो प्रयास यही रहेगा कि आगे भी जो अपना अनुभव है उसको भी शब्दों के माध्यम से छोड़ के जा सकूं। मैंने जो आजमगढ़ में पहली मुलाकात आपसे हुई थी, मुझे याद है कि आप पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस में आप रह रहे थे, आपको एसडीएम का प्रभार था। उस समय हमें किताब वालों ने बताया, जो नेशनल बुक ट्रस्ट के किताबों का बस ज्ञान रथ आया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि एक आईएएस अंडर ट्रेनिंग एक रूम में रहते हैं और उन्होंने किताबें देखा है, और उन्होंने कहा है कि जो ये किताबों का संयोजन कर रहे हैं उनसे कहना कि वो मुझसे मिले। तो मैं मिलने में थोड़ा सा चूक कर गया, क्योंकि वो सर्किट हाउस शहर से बाहर था और मैं शहर में ठहरा हुआ था सिविल एकेडमी में। तो हमें फिर एक विश्वकर्मा करके लड़का था डीएम साहब के कार्यालय में, फिर उनका फोन आया कि आदरणीय श्री पुलकित खरे जी आईएएस हैं और आप उनसे मिलिए, और डीएम साहब ने भी कहा है स्पेशल मैं आपको बताऊं। तो जो हमारी आपसे पहली मुलाकात का आधार बना वह किताबों को ले करके, और किताबों की दुनिया आजमगढ़ में हथियारों के समानांतर, अक्षर ज्ञान के बिना बंदूक का सही निशाना सही नहीं होता। और वो तारीखें थी, पूरा एक दशक हम एक सवाल से जूझ रहे थे कि आजमगढ़ का कोई व्यक्ति गुलशन कुमार की हत्या का कारण बताया जाता था। तो हमारे एक मित्र थे इंडिया टुडे में, मैंने उनको तर्क दिया कि ऐसा नहीं है। जब आजमगढ़ का इमरान बीएसएफ में भर्ती होता है तो वो कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होता है। जब फिर अब्दुल हमीद के रूप में वह सीमाओं पर होता है तो वह हिंदुस्तानियत का नायक होता है। और जो गल्फ का रिकॉर्ड है कि आजमगढ़ का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिसके सारे के सारे नौजवान गल्फ में रोजी रोटी के लिए न जाते हों। अगर 20 मुस्लिम नौजवान गए हैं तो 20 हिंदू भी गए हैं। यह जो हिंदुस्तानियत है, तो मैं उसके लिए एक पुस्तक मेले के लिए लड़ रहा था, तो आपने बहुत अच्छी जगह पुस्तक मेले में दिलवाई थी। तो ये जो आईएएस का सेवा है, ये माना जाता है कि ये सर्वोत्तम सुख है किसी विद्यार्थी के लिए, और जब कोई आईएएस बन गया तो उसके बाद पढ़ने की क्या जरूरत है। तो आपने उसके बाद भी उस जरूरत को समझा कि एक बेहतर मनुष्यता जरूरी है, और तब हम प्रशासक के रूप में, एक कलेक्टर के रूप में, एक जो रचनात्मक समाज के लिए एक जवाबदेही का बोध है, हम उसे बेहतर जी पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपने तुरंत आईएएस में चयन होने के बाद आपने तुरंत एक किताब युवाओं को दी, संभवतः यही है। तो आप थोड़ी सी इस किताब के बारे में बताएंगे, और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि जो आपने पढ़ा था, आप तमाम प्रश्न पत्रों का जब उत्तर दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, यानी पर इच्छा, यानी दूसरों की इच्छा पर आप जवाब दे रहे थे, तो जो साहित्यिक किताबें थी वो आपकी कैसे मदद की थी? तो राजीव जी, बात आजमगढ़ से शुरू करी आपने, और लगभग 1-1.5 दशक पुरानी अब ये बात हो गई है। पर ये बहुत ही स्वाभाविक कार्य था मेरे लिए जब मैंने उस बस को उस परिसर में, सर्किट हाउस के परिसर में देखा, और मैंने उस बस के ड्राइवर से ये पूछा कि ये बस किस कारण से यहाँ पे आई है। एनबीटी की ही पुस्तकें थी उसमें, और उस ड्राइवर ने मुझे ये बताया कि प्रयास ये करा जा रहा है कि गांव-गांव तक इन पुस्तकों को ले जाएं, गांव में बच्चों को इन पुस्तकों के माध्यम से
जागरूक करा जाए, उनको पता चले कि न केवल आजमगढ़ बल्कि प्रदेश में हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी धन्य है, उसके बारे में उन्हें बताया जाए, महान लेखकों के विचारों से उनको अवगत कराया जाए। तो एक स्वाभाविक इच्छा मेरे मन में आई कि आपसे मुलाकात करी जाए और उसके बाद जैसे कहते हैं रेस्ट एवरीथिंग इज हिस्ट्री, और उस हिस्ट्री में हम लोगों ने लगभग 500 से अधिक गांव तक उस यात्रा को, उस पुस्तकों की यात्रा को पहुंचाया था।